प्रिय छात्रों, चल रहा है कर्नाटक संपदा भाग पाठ और कर्नाटक संपदा भाग पाठ के ये तीसरा भाग है और इसके भी पहले दो भाग ऑलरेडी अपलोड किया हूँ। और चाहे आप नहीं हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए न भूलिए। और जैसे दोनों पार्ट का वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखता हूँ और यह तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आपको ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ है। ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ। ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪದಾ ಪಾಠದ 3ನೇ ಭಾಗದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ। ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 2 ಭಾಗಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಆ ಎರಡರ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ತಪ್ಪದೇ ನೋಡಿ। ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು अंकಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದೊಂದು ಪಾಠ। हे बच्चों, कर्नाटक संपदा। और जैसे कर्नाटक संपदा में हम लास्ट वीडियो में आप देखना है कि कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बसे हुए बृहत व्यापार धंधे के संस्थाएं और कर्नाटक के महान दिग्गजों के बारे में परिचय प्राप्त कर लिए है। ज़रूर से वो वीडियो आप देखना, पार्ट 2 का। आप देखेंगे आज क्या है आगे। ओके बच्चों, इस प्रकार है। यहाँ सोना, तांबा, लोहा आदि कई प्रकार की उपयोगी धातुएं मिलती है। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಾಮ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಉಪಯೋಗವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧಾತುಗಳು ಹೇರಳ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ। ಭದ್ರಾವತಿ ಮೇ ಕಾಗಜ್, ಲೋಹೆ और इस्पात के बड़े कारखाने हैं। ಈ ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಗದ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇದೆ, ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ। इसके अलावा कर्नाटक में चीनी, सीमेंट, रेशम और कागज़ उत्पादन के अनेक कारखाने भी है। ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚೀನಿ ಅಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ, ಸಿಮೆಂಟ್, ರೇಷ್ಮೆ ಮತ್ತು ಕಾಗದದ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ। ये है बच्चों कर्नाटक में उपयोगी धातुएं सोना, तांबा, लोहा आदि है। ओके, और आगे बच्चों ये है शिवमोगा के सर एम विश्वेश्वरैया कागज़, लोहा और इस्पात का बड़ा कारखाना। ठीक है, और आगे इस प्रकार है बच्चों, कर्नाटक में चंदन के पेड़ विपुल मात्रा में है। यानी हमारे कर्नाटक राज्य में चंदन के पेड़ है ना, आप कन्नड़ में कहते हैं कि श्रीगंधದ ಮರಗಳು, ये बहुत ही विपुल, इसका अर्थ है कि अधिक प्रमाण में है। आगे है, इसलिए कर्नाटक को चंदन का आगार कहते हैं। इसलिए कर्नाटक को कहते हैं कि बच्चों आगार यानी घर, यानी कर्नाटक को चंदन का घर कहा जाता है क्योंकि कर्नाटक में चंदन के पेड़ विपुल मात्रा में है। यहाँ चंदन के तेल, साबुन तथा कलाकृतियाँ भी बनाई जाती है। खाली चंदन के पेड़ से क्या क्या बनाया जाता है बच्चों? चंदन के पेड़ से बनाया जाता है, तेल बनाया जाता है, साबुन बनाया जाता है और कलाकृतियों को भी बनाया जाता है। यहाँ पर एक चंदन का पेड़ का एक इमेज। और जैसे कर्नाटक में अधिक मात्राएं चंदन के पेड़ हमें दिखाई देती है और इससे तेल, साबुन और कलाकृतियाँ भी बनाई जाती है। बच्चों आगे है, कर्नाटक में कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा आदि अनेक नदियाँ बहती है। यानी हमारे कर्नाटक राज्य में ना बच्चों जो कावेरी है, कृष्णा है और तुंगभद्रा आदि नदियाँ भी बहती है। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕಾವೇರಿ, ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗಳು ಹರಿತವೆ। ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಬೀಡು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ। ಈ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ। ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ, ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹರಿತವೆ। इन नदियों पर बांध बनाए गए हैं, इनसे हज़ारों एकड़ ज़मीन सिंची जाती है। जैसे ही इन नदियों पर क्या बांधा गया है कि बांध यानी डैम बनाया गया है, निर्माण किया गया है, और इससे एक लाभ है कि बच्चों हज़ारों एकड़ ज़मीन को सिंची जा सकती है। और जैसे इन जलाशय सहायता से ऊर्जा उत्पादन भी कर सकते हैं। ये 2 फायदे हैं जलाशयों पर बांध बांधने के फ़ायदे। ओके, इन नदियों पर बांध बंधाया गया है और इससे पहला फ़ायदा है कि बच्चों हज़ारों एकड़ ज़मीन को सिंचना, और जैसे कि ऊर्जा उत्पादन केंद्र, जल ऊर्जा कहते हैं। ಈ ಒಂದು ನದಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಇದರಿಂದ 2 ಲಾಭಗಳಿದೆ। ಒಂದನೇದು ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆಗಟ್ಟಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಮೀನನ್ನು ನೀರುಣಿಸಬಹುದು। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹಿತ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು। ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದೆ ಇದೆ, जोग, अब्बी, गोकाक, शिवन समुद्र आदि जलप्रपात भी मनमोहक है। और कर्नाटक में जोग है, अब्बी है, गोकाक और शिवन समुद्र आदि जलप्रपात भी क्या है कि प्रसिद्ध है। बच्चों मैं इस मानचित्र में कर्नाटक के मैप में मैं आपको नदियों को दिखाने के लिए कोशिश किया हूँ। शायद यह इमेज बहुत ही छोटा है, आपको नहीं दिखाई देगा, फिर भी आपको ट्राई करना है। यहाँ पर बच्चों तुंगभद्रा है और यहाँ पर एक घटप्रभा है। ओके, इस प्रकार के यहाँ पर कृष्णा है, मलप्रभा है, तुंगा है,
इस प्रकार आदि अनेक नदियां हैं, हेमावती है, वर्धा है। ओके, इन सभी नदियां कर्नाटक में बहती है और इन नदियों के लिए क्या बांधा गया कि बांध बंधाया गया है। और इन बांध बांधने से दो फायदे हैं बच्चों। पहला है कि हज़ारों एकड़ ज़मीन को यहाँ पर जो नदी के साइड पर, जो नदी के दोनों ही तरफ पर रहने वाले हज़ारों एकड़ ज़मीनों को हम सिंची जा सकती है और जैसे इससे हम जल शक्ति का भी, जल ऊर्जा का भी उत्पादन कर सकते हैं। आगे है बच्चों, इस इमेज में कर्नाटक के प्रसिद्ध जलप्रपात है। कौन कौन से कर्नाटक के प्रसिद्ध जलप्रपात? यहाँ पर गोकाक है, जोग है, ओके, और यहाँ पर शिवन समुद्र है। और इन जलप्रपात भी बहुत ही मनमोहक है। ओके, आगे है बच्चों, कर्नाटक राज्य की शिल्पकला अनोखी है। बादामी ऐहोळे पट्टदकल्लु में जो मंदिर है उनकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है। और कर्नाटक राज्य की शिल्पकला अनोखी शब्द का अर्थ है बच्चों अद्भुत है। ठीक है, ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಅನೋಖಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಅದ್ಭುತ. ಬಾದಾಮಿ ಐಹೊಳೆ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲುವಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂದಿರಗಳ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಕಲೆಯು ಸಹಿತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇಲೂರು, ಹಳೆಬೀಡು, ಸೋಮನಾಥ್ಪುರ के मंदिरों में पत्थर की जो मूर्तियाँ है वे ಸಜೀವ ಲಗ್ತಿ है. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇಲೂರು, ಹಳೆಬೀಡು ಮತ್ತು ಸೋಮನಾಥಪುರದ ದೇವಾಲಯಗಳಿನ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಜೀವ ಅನ್ನಿಸ್ತವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ये मंदिर की मूर्तियाँ हमें रामायण, महाभारत, पुराणों की कहानियाँ सुनाते हैं। और जैसे ही ये मंदिरों की जो सुंदर मूर्तियाँ हैं वे हमें रामायण, महाभारत, पुराणों की गतकाल की कहानियाँ सुनाते हैं बच्चों. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಬೇಲೂರು, ಹಳೆಬೀಡು ಮತ್ತು ಸೋಮನಾಥಪುರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರ್ತಿಗಳು ನಮಗೆ ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ. बच्चों ये है बादामी है, ये है ऐहोळे और इन दोनों की शिल्पकला और वास्तुकला भी अनोखी है. और ये है बच्चों पट्टदकल्लु, और पट्टदकल्लु की भी शिल्पकला वास्तुकला अनोखी है. और यहाँ पर है बेलूरू और हड़ेबीडू, ये है बच्चों हड़ेबीडू है. आगे है सोमनाथपुर. ओके, ये बेलूरू, हड़ेबीडू, सोमनाथपुर के मंदिर के पत्थर की मूर्तियाँ सजीव है और वे हमें रामायण, महाभारत और पुराण की कथाएं सुनाती है. आगे बच्चों, श्रवण बेळगोळा में 57 फुट यानी 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा है. यानी जो गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा ना बच्चों श्रवण बेळगोळा में है और जैसे यह तो 57 फुट ऊंचाई पर है और यह हमें त्याग और शांति का संदेश देता है. यह मूर्ति हमें ना बच्चों त्याग और शांति का संदेश देता है. ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿನ 57 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಕಶಿಲಾ ಪ್ರತಿಮೆಯು ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ बच्चों विजयपुर की गोल गुंबज की विस्परिंग गैलरी वास्तुकला का अद्वितीय दृष्टांत है. ಈ ವಿಜಯಪುರದ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಸ್ಪರಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಾಸ್ತುಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಅದ್ವಿತೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ನಿದರ್ಶನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. मैसूर का राजमहल कर्नाटक के वैभव का प्रतीक है. आगे बच्चों ये जो राजमहल है ना ये मैसूर में है और जैसे यह मैसूर का राजमहल कर्नाटक के लिए एक वैभव का प्रतीक है. और जैसे मैसूरू में सेंट फिलोमिना चर्च है, जगन मोहन राजमहल आर्ट गैलरी का पुरातत्व वस्तु संग्रहालय भी अत्यंत आकर्षणीय है. इस राजमहल के साथ भी मैसूरू में बच्चों प्राचीन सेंट फिलोमिना चर्च है, जगन मोहन राजमहल आर्ट गैलरी भी बहुत कुछ वहाँ पर है और ये बहुत ही ಆಕರ್ಷಣೀಯ है. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ ವಿಸ್ಪರಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಆದ ನಂತರ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರಮನೆಯು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ವೈಭವದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಚರ್ಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಗನ್ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ಮಹಲ್ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಚ್ಯತತ್ವ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಏನಾಗದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಕಲೆ. ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದನೇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಅನೋಖಿ ಹೇ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಬಾದಾಮಿ ಐಹೊಳೆ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂದಿರದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಕಲೆಯು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಬೇಲೂರು, ಹಳೆಬೀಡು ಮತ್ತು ಸೋಮನಾಥಪುರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಲಿನ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಸಜೀವವಾಗಿವೆ. ಇವು ನಮಗೆ ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗಳು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 57 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಒಂದು ಗೋಮಟೇಶ್ವರನ ಏಕಶಿಲಾ ಪ್ರತಿಮೆಯು इडी है हमेशा आपको लिखना ही है. ठीक है, और ये बच्चों आगे है, आगे के मुद्दे में हम देखेंगे बच्चों व्याकरण में है. और व्याकरण में जो पहला दिया गया बच्चों फर्स्ट 6th एक्सरसाइज है वहाँ पर पर्यायवाची शब्दों को लिखना है. बच्चों क्या लिखना है? पर्यायवाची शब्दों को लिखना है. वहाँ पर दिए गए पर्यायवाचियों को 2-2, 3-3 पर्यायवाची शब्द है
देखो पहले बच्चों है पर्वत के लिए आदि पहाड़ गिरी भी कहा गया है। और उसी प्रकार बच्चों दूसरा है सागर है ना, यस सागर है, सागर के लिए पर्यायवाची शब्द हो गए समुद्र, जलादि, अम्बुदि भी कहते हैं। और आगार है ना बच्चों, आगार को क्या कहते हैं, घर कहते हैं, ग्रह, आलय, भवन भी कहते हैं। और जल है, जल के लिए कहते हैं नीर, पानी, वारी, उदक भी कहते हैं। आकाश है, आकाश के लिए आसमान कहते हैं, नभ कहते हैं, गगन भी कहते हैं। ये पर्यायवाची शब्द थे बच्चों, तीन तीन पर्यायवाची शब्द। आगे एक्सरसाइज 7 में है बच्चों विलोम शब्द है। सुंदर का विलोम शब्द हुआ कुरूप है। और विदेश का स्वदेश है, आदि का है, अंत है, सजीव निर्जीव है, सदाचार का दुराचार है, आयात का निर्यात है। ये विलोम शब्द है। अंत में है बच्चों उदाहरण के अनुसार बहुवचन रूप बनाना है। संधि का संधियाँ, मूर्ति का मूर्तियाँ, उपलब्धि की उपलब्धियाँ, कृति की कृतियाँ, नीति की नीतियाँ, संस्कृति की संस्कृतियाँ हैं और अंत में पद्धति की पद्धतियाँ हैं। यहाँ तक बच्चों कर्नाटक संपदा हो गया। और इस पार्ट में 2 प्रश्न अब तक हुए, बहुत इंपॉर्टेंट थे, प्राकृतिक सूक्ष्म और शिल्पकला और वास्तुकला। ये दोनों मुद्दों को आपको ध्यान से पढ़ाई करना है और ध्यान से समझ लेना है। अच्छे तरह से 3 या 4 अंक आपको आसान से हासिल कर सकते हैं। ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಕಲೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ, ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲನ್ನು ಹೊಸಬರಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆಯದಿರಿ. ಸಿಗುವ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ.